हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8। तो इससे पहले हम लोग चैप्टर 7 तक कवर कर चुके थे। उम्मीद है कि चैप्टर 7 तक जो आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रकार का जो नोट्स है ना, वो कॉपी में लिख लिए होंगे, है ना। तो आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 8, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है परिवहन एवं संचार। मैं थोड़ा एक बार आपको यहाँ ले लेता हूँ, लिखने में आसान हो। तो परिवहन एवं संचार दो टॉपिक है यहाँ पे, एक परिवहन एक संचार है। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे परिवहन किसे कहते हैं और संचार किसे कहते हैं। तो हम इस चैप्टर के सिर्फ चैप्टर इंट्रोडक्शन बताएंगे, और आज का क्लास का जो मुख्य मकसद है आपको ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करवाना, जैसा कि आपने 7 चैप्टर तक देखे हैं कि आप मैं किस प्रकार आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहला बात करेंगे, क्या बोलता है परिवहन तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है ऐसी सेवा या सुविधा जिसमें व्यक्तियों तथा वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिवहन बोलते हैं। यानी एक स्थान से लेकर ये दूसरे स्थान लाने या ले जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, परिवहन बोलते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। और आप एक देखेंगे यहाँ पे संचार, तो ये टॉपिक आप खुद से भी अगर रीड करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो खुद से रीड कीजिएगा। तो आज का जो मेरा मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पढ़ाने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के बाद हम लोग जो है वो दूसरा हम लोग कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से किन आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत परिवहन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, परिवहन गतिविधि। तो अभी हम पढ़े थे ऊपर में कि परिवहन जो है वो किस क्रियाकलाप का है। तो द्वितीयक हो नहीं सकता, चतुर्थक हो नहीं सकता, प्राथमिक हो नहीं सकता, क्या होगा, तृतीय क्रियाकलाप, है ना। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ग नंबर। दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अनेक स्थानों को परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर किस प्रकार का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या, तो बोलता अनेक स्थानों के परस्पर मार्ग से, अनेक स्थान यहाँ पे देखें, एक एक स्थान है, यहाँ पे कई स्थानों के आपस में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देंगे। तो क्या कहलाएगा ये, तो ये कहलाएगा हमारा परिवहन जाल, है ना। ये हो जाएगा आपका परिवहन जाल। तो दूसरा का हो जाएगा आपका, बोलता है निम्न तीसरा, कम कम दूरी एवं डोर टू डोर सेवाएं प्रदान करने में सर्वाधिक सस्ता एवं तीव्रगामी माध्यम क्या है। क्या बोलता है, कम से कम डोर टू डोर सेवाएं प्रदान करने में सर्वाधिक। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप तीसरा देखेंगे, तो तीसरा का देखेंगे तो वह यहाँ से हम लोग फोर्स देखते हैं, वायु परिवहन पाइपलाइन परिवहन के द्वारा डोर टू डोर संभव नहीं है, जल परिवहन के द्वारा डोर टू डोर संभव नहीं है, वायु परिवहन के अंतर्गत डोर टू डोर सेवाएं प्रदान करना संभव नहीं है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर होगा, कि सड़क परिवहन के द्वारा डोर टू डोर और कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक सभी सेवाएं इनसे प्रदान की जा सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4 क्या बोल रहा है ना, तो 4 क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो बोल रहा है कि भाप इंजन का आविष्कार किस सदी में हुई थी। भाप इंजन का आविष्कार, इस चैप्टर इस क्वेश्चन से पहले आप क्लास 11th में अपने हिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़े होंगे, उसका होगा औद्योगिक क्रांति, आप पढ़े होंगे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में ये मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था। तो देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति में देखेंगे तो उस चैप्टर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो 18वीं शताब्दी में भाप इंजन का आविष्कार हुआ था। और भाप इंजन के आविष्कार होने के कारण, है ना, कई प्रकार के मशीनों में वृद्धि हुई। और दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। बोलता एंडीज पर्वत या बोलता भागों में निम्न में से किस पशु को, है ना, प्रयोग परिवहन के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि पशु हमारा क्या है ना, पशु अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो पशु भी एक परिवहन के साधन है। तो कौन कौन से आएंगे,
घोड़ा, है ना, ऊंट, याक, गधा, समझ ना, ये सारे क्या है, ये सभी उन पशुओं के जो है हम कह सकते हैं कि इन पशुओं से एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने के परिवहन का एक प्रकार का साधन है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे, तो 5वां में क्या हो जाएगा, एंडीज पर्वत बोल रहा है, तो एंडीज पर्वत में पशु का प्रयोग किया जाता है परिवहन के रूप में, वो क्या था, लामा को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, है ना, घा हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बोलता पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किन के मध्य गुजरता है, समझिएगा, महामार्ग समझते हैं सबसे पहले कि क्या बोल रहा है, पार महाद्वीपीय यानी एक महाद्वीप के अलावा दूसरे महाद्वीप, है ना, तो किन माध्यम से ही गुजरता है। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 का बात करेंगे, है ना, तो आइए 6 पे क्या हो जाएगा आपका, तो 6 में हो जाएगा तुम्हारा, है ना, डार्विन और मेलबर्न पार महाद्वीप। तो ये क्या है, महामार्ग किन माध्यम से गुजरता है, तो डार्विन और मेलमार्ग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात करेंगे, किस देश में रेल मार्ग का जाल संघन घनत्व पाया जाता है सबसे अधिक, है ना, तो यहाँ पे देखेंगे बात, तो ब्राजील दिया हुआ है, कनाडा दिया हुआ है, रूस दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, ये आपका राइट आंसर होगा। ये वीडियो को अगर आप सही से ना सुन भी लिए ना, तो आपका ये सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, है ना, और आप इजी से कम 35 मार्क्स आप ला सकते हैं, है ना, ज्योग्राफी जो 35 में 35 ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव मार्क्स जो है आपका परसेंटेज को हायर करेगा, इसीलिए ऑब्जेक्टिव को हल्के में नहीं लेना है। कोई लोग बोलता है कि ऑब्जेक्टिव है कुछ भी टिक कर देंगे, क्या उसमें तो आंसर दिया हुआ रहता है, बिल्कुल गलत है। आंसर दिया तो होता है, बट राइट आंसर क्या होता है यदि आप नहीं जानते हैं तो आप नहीं बना पाएंगे, और यदि आप गलत आंसर बनाते तो सीधा 0 हो जाएगा, कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये सब आपका कंप्लीट हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, वृहद ट्रक मार्ग जाता है, वृहद मार्ग, वृहद का मतलब होता है, वृहद मतलब होता है बड़े पैमाना, वृहद का मतलब क्या हो जाएगा, बड़े पैमाना। इसका अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, है ना, तो क्या होता है, क्वेश्चन वृहद ट्रक मार्ग जाता है, तो क्या होगा हमारा, भूमध्य सागर और हिंद महासागर होकर, है ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर होकर, हिंद महासागर। ये आंसर हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। मैं इस वीडियो में दोबारा फिर से बता देता हूँ, ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन बैंक का जो वीडियो बनता है, उस वीडियो का मेन मकसद है आपका एमसीक्यू जो है वो आपको बेहतर तरीका से मैं कंप्लीट करवा दूं, और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो आपको बेहतर तरीका से करवा दूं, क्योंकि लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है उतना लंबा समझा पाना और आप भी उसको देखेंगे नहीं उतना, है ना, तो इस क्वेश्चन बैंक में, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसीलिए इस दृष्टिकोण से क्वेश्चन बैंक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको बेहतर तरीका से पढ़िए, है ना। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आर्ट से रिलेटेड जितना भी वीडियो है आप तक पहले पहुंचे, है ना। दूसरा होता है 9वां देखेंगे, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिग इंच, है ना, तो बिग इंच क्या बोल रहा है, बिग इंच पाइपलाइन परिवहन के द्वारा, तो दूध पाइपलाइन के द्वारा संभव नहीं है। चलिए गैस थोड़ा मोड़ा संभव है, जल संभव ही, जल भी संभव है, लेकिन ये छोटी दूरी के लिए बात, छोटी दूरी में के लिए पाइपलाइन का प्रयोग है, लेकिन बिग इंच के लिए तो इसका सही आंसर है आपका पेट्रोलियम, एकदम बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात, क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन 10 बोल रहा है कि बोलता है चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल जोड़ता है, किसको जोड़ता है, पेरिस बर्लिन को, बर्लिन पेरिस को, है ना,
बरमुडा पेरिस को नहीं, ये जोड़ता है पेरिस, पेरिस और लंदन को जोड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल टनल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 का, सी नंबर। क्लियर हो गया होगा। ये 11 की बात है ना। 11 क्या बोल रहा है, निम्न में से देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप 12 छोड़ दीजिए, रेलवे बैंकिंग जैसे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यदि आप 11-12 के साथ एक कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे देना चाहते हैं, तो सारा टॉपिक आप बहुत, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की बात करते हैं कि 11 क्या कर रहा है। तो 11 जो हमारा कर रहा है, 11 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, सबसे लंबा, जो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है, वाराणसी से कन्याकुमारी। तो वाराणसी से, एनएच का मतलब क्या होता है, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे होता है, नेशनल हाईवे। तो NH7 इसका राइट आंसर क्या होगा, NH7। तो जो नेशनल हाईवे है किसके द्वारा बना जाता है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के, है ना। आगे क्या बोलता है, रेल लाइनों की चौड़ाई के विभिन्न प्रकारों में से मानक गेज की क्या माप होती है, मतलब ये रेल लाइन है ना। तो जो रेल लाइन के लिए जो माप होता है, या तो ये माप जो हम लोग करते हैं, है ना, उसका मानक गेज क्या होता है, मीटर में होता है ना, या कितना होता है, 1 मीटर होता है, 1.14 मीटर होता है, 44 मीटर होता है, 1.5 मीटर होता है, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 बात करेंगे, तो 12 का आंसर क्या होगा, है ना, ये बना है ना, क्या होगा 1.44। तब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ग नंबर। हम लोग 8 तक समझ गए होंगे, आइए थोड़ा 9th की बात करते हैं। पर देख लेते हो मैं कहाँ तक आपको बताया हूँ। अच्छा यहाँ पे है, अच्छा 9 या 10 यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, क्वेश्चन नंबर, थोड़ा तबीयत खराब है, अभी देख रहे होंगे, फिर भी मैं आपके पास ये फिर भी ये वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, चूंकि आपके नज़दीक है परीक्षा। तो बोलता है क्वेश्चन नंबर, यहाँ से आ जाइए, अच्छा ये आपका वेरी शॉर्ट है, तो यहाँ से आ जाइए, ऑब्जेक्टिव कहाँ से है, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। आइए 13 में आते हैं, ठीक है। बोलता स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेंगे जी, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देखे थे, अच्छा 12, सॉरी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो आइए हम लोग सीधा 13 पे देखते हैं, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की बात करते हैं। तो 13 क्या बोल रहा है, 13 बोल रहा है यहाँ पे कि स्वेज नहर का निर्माण कब, कभी कभी पूछ देगा, है ना, स्वेज नहर का निर्माण। तो स्वेज नहर का निर्माण जो हुआ था वो 1869 में हुआ था। किल नहर स्थित है, तो किल नहर किस देश में स्थित है, ब्रिटेन में, बेल्जियम में, जर्मनी में, रूस में। चार ऑप्शन आपके बीच दिया हुआ है। तो जो किल नहर है ना, तो किल नहर किस में है, जर्मनी में है। इसका राइट आंसर यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी आंसर दिया हुआ है, आप भी देख रहे हैं यहाँ पे भी आंसर दिया हुआ है। तो क्या होगा ना कि आप आंसर पढ़ेंगे तो भूलने की संभावना, लेकिन जब आप सुनेंगे ना, तो सुना हुआ चीज जो है वो बहुत समय तक टिकता है, सुनिए उसको, है ना। क्वेश्चन नंबर, उच्च मूल्य वाली एवं नशावान वस्तुओं के परिवहन का सर्वश्रेष्ठ साधन, उच्च मूल्य वाली या नशावान वस्तुओं के परिवहन का कौन सा साधन है ना। तो सबसे पहला 15 देखेंगे हम लोग, तो क्या है ये, वायु परिवहन। क्यों, क्यों बोलेंगे वायु परिवहन क्यों है, मान लीजिए कुछ खास चीज लेके जा रहे हैं, पाइपलाइन परिवहन में तो ये जाएगा ही नहीं, संभव नहीं। ये जल परिवहन, स्थल परिवहन में जाएंगे, खतरा बना रहेगा। वायु परिवहन में कोई टेंशन नहीं, ठीक है। उच्च मूल्य वाली वस्तु या नशावान वस्तु किसके द्वारा जाता है, वायु परिवहन के। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए मैं 2 मार्क्स क्वेश्चन का डिस्कस करता हूँ।
ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे। क्या बोलता है, पाइपलाइन परिवहन की 2 विशेषताएं लिखी। तो पाइपलाइन परिवहन क्या होता है, सबसे पहले वो हम लोग देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत अस्थिर से पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है ना। पाइपलाइन परिवहन क्या देख रहे हो, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक ये स्थान है, ये दूरी, ये दोनों का स्थानों की काफी लंबी दूरी है। तो इन दोनों स्थानों को अपने आयात और निर्यात करने के लिए यहाँ से क्या होता है, पाइपलाइन बिछाया जाता है जो अस्थायी होता है। उसमें कोई ईंधन की जरूरत नहीं है, एक बार इस पे जो खर्च हुआ ना उस पर दोबारा पे फिर कोई खर्च नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है पे, पाइपलाइन परिवहन तरल एवं गैसीय पदार्थों का परिवहन का सर्वाधिक और सुगम और सस्ता माध्यम है। क्यों, क्योंकि एक बार इसको लगाने में जो खर्च है उसके बाद कोई खर्च नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए आयात और निर्यात कर सकते हैं। तो कौन कौन सी वस्तु, गैस या तरल पदार्थ, तरल। दूसरा क्या होता है, पाइपलाइन परिवहन असमतल क्षेत्र तथा जल के अंदर भी बिछाया जा सकता है। देखिएगा कि मान लीजिए ये यहाँ पे कोई गांव है और यहाँ पे कोई गांव है। अब यहाँ इस गांव में कोई पानी नहीं है, पानी नहीं पाएगा, इस गांव में अवेलेबल जल है, तो क्या करेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब यहाँ से इसके बीच में ना तालाब है, तो तालाब के अंदर से भी पाइपलाइन लगाया जा सकता है, कोई पहाड़ है उससे की भी खोद कर ये लगाया जा सकता है। तो बड़ा ही सुगम साधन है ये पाइपलाइन, जो समतल और असमतल दोनों क्षेत्रों में बिछाया जा सकता है ना। तो पाइपलाइन परिवहन की क्या 2 विशेषता, अगर यहाँ पे लाभ लिखे तो लाभ मैंने अभी आपको समझाया हूँ, वो भी आप लिख सकते हैं। कभी कभी विशेषता के जगह पे पूछ देगा कि पाइपलाइन परिवहन के कोई 2 लाभ लिखिए, और ये जैक में पूछ चुका है 2 लाभ, इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट, बोलता है संचार से आप क्या समझते हैं, समझिएगा, संचार से आप क्या समझते हैं, सूचनाओं को उनके उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान तक चैनल या के माध्यम से, है ना, या इंटरनेट मोबाइल फोन किसी भी माध्यम से, है ना, वहां तक पहुंचाया जाता है, उसकी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संचार। जैसे मान लीजिए आपका एक घर है ना, आपका कोई व्यक्ति यहाँ पे रहता है, वो मुंबई में रहता है मान लीजिए, ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे ये जो स्थान है उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान ये है, तो आप अपनी सूचना यहाँ से लेकर यहाँ तक किस माध्यम से, है ना, किसी चैनल के माध्यम से, फोन के माध्यम से, टेलीफोन मोबाइल इंटरनेट व्हाट्सएप सोशल मीडिया किसी भी माध्यम से अगर यहाँ तक पहुँचाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, संचार बोलेंगे। साइबर स्पेस क्या, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, इस दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर स्पेस क्या है, तो क्या बोलता है, विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस के विश्व को साइबर स्पेस कहा, मतलब एक ऐसा स्पेस है जहां दुनिया के सभी देश, है ना, कनेक्ट होते हैं। साइबर स्पेस मतलब क्या हम लोग बोलते हैं कि विद्युत या कंप्यूटर कृत द्वारा विश्व स्पेस में विश्व को साइबर स्पेस कहा जाता है ना। साइबर स्पेस काल्पनिक या विचार मूलक पर्यावरण है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क संचार संपन्न करता है, यानी ये साइबर स्पेस नेटवर्क से काम करता है ना, नेटवर्क नहीं होगा तो साइबर स्पेस। तो हम लोग इंटरनेट के लाभ जानते हैं, और आज के डेट में ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इंटरनेट का क्या लाभ है, भी जान रहे हैं, है ना। फिर हम लोग देखेंगे हार्डवेयर क्या है, तो क्या बोलता है, क्या बोलता है, इंटरनेट के सभी, कोई एक लाभ लिखे, इंटरनेट के माध्यम से राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य की स्पेस में कई ईमेल वाणिज्य शिक्षा प्रशासन जैसे सेवाओं में बेहतर सुधार संभव हुआ। इंटरनेट, है ना, इंटरनेट के हिंदी में क्या बोलते हैं बोलिए, तो कमेंट में बताइए, तो इंटरनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताएंगे कि इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं। इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं वो आप बताएंगे, मैं इसकी लाभ बताऊंगा। तो इंटरनेट के माध्यम से किसी देश की, राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं होती है इंटरनेट के माध्यम से।
आज अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया एक गांव बन गया है। पूरी दुनिया क्या बन गया है? एक गांव बन गया है। और इंटरनेट के प्रयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में बेहद सुधार हुआ है, जिससे किसी देश की, राष्ट्र की उन्नति और उसकी आर्थिक विकास की उन्नति में काफी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है इंटरनेट का, है ना। इसके गलत यूज भी है और सही यूज भी है। जैसे मान लीजिए आपको एक हम ना ये चाकू दे दिए। क्या दे दिए जी? चाकू। और चाकू दिए, ये चाकू है, मान लीजिए आप, इसे चाकू से क्या करना है? चाकू है। अब चाकू से आपको फल काटना है, सब्जी काटना है, समझ रहे ना। सब्जी काटने के अलावा रस्ते काटना है। कोई व्यक्ति अपना नाक काट लेगा, नाक काट लीजिए, गलती किसकी है? पर उपयोग करने वाला क्या है? इंटरनेट। आप उसको जिस तरीका से यूज कर सकते हैं, है ना, ये इंटरनेट का नाम। अब आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हार्डवेयर। बड़ा इजी टॉपिक है। आप कंप्यूटर सीखे होंगे तो जब या आप स्क्रीन देख रहे होंगे तो इसके दो पार्ट्स होंगे, एक होगा हार्डवेयर, एक होगा सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर एक क्या? कंप्यूटर सिस्टम, एक स्कैनर तथा डी, है ना, डिस्ट्रैक्ट होता है, जिसकी सहायता से भौतिक सूचनाओं की प्रणाली, तो वो हम हार्डवेयर नहीं, हार्डवेयर के रूप में, हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर के रूप में एक कंप्यूटर सिस्टम, एक स्कैनर, है ना, एक डिस्ट्राइडर होता है, जिसकी सहायता से भौगोलिक सूचना प्राप्त किया जा सकता है ना। भौगोलिक सूचना ये क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र की पूरे भौगोलिक सूचना आप इन सिस्टम से प्रयोग कर सकते, मतलब इसका प्रयोग करके इसकी संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर, है ना। अभी मत लिख देना हार्डवेयर कंप्यूटर वाला। बोलता पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? ध्यान दीजिएगा, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? फिर से ध्यान देंगे तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग एक ऐसे रेल मार्ग को कहा जाता है जो पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए महाद्वीप के दो छोरों एक दूसरे से जोड़ता है। क्या बोलता है? पार महाद्वीप एक रेल मार्ग को कहा जाता है जो महाद्वीप से गुजरते हुए दूसरे महाद्वीप के छोर को क्या करता है? जोड़ता है। और एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ने की प्रक्रिया किसके द्वारा? रेल के द्वारा। उसको बोलते हैं पार महाद्वीपीय रेल। इजी से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखें तो आपको 5 भी समझ में आ गया, 6 भी समझ में आ गया। अब मैं 7 की बात। तो जल परिवहन का 2 लाभ लिखिए। जल परिवहन के 2 लाभ। जल परिवहन का 2 लाभ क्या है? जल परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। मतलब क्या? सड़क नहीं बनाना, क्योंकि सड़क बनाने में कितना खर्चा आप ही जानते हैं। और जल परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। पहला फायदा है कि अन्य परिवहनों की तुलना में काफी सस्ता होता है, काफी सस्ता होता है। ये नाव है, नाव में बैठिए, है ना, गोता लगाइए, दूसरी तरफ चले जाइए। ना कोई डीजल, ना कोई पेट्रोल, ना कोई मशीन खराब की कोई चांस नहीं। स्वेज नहर के किन 2 महासागरों का आपस में जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवीआई में टिक कीजिए, इसी टाइप का तो परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वेज नहर किन 2 कौन सागरों को जोड़ती है आपस में? स्वेज नहर और लाल सागर को जोड़ती है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं, है ना। उसके बाद आप इसको खुद से पढ़ लेंगे। मैंने आपको बताया है कि वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू प्रत्येक वीडियो में आपको हम करवाते चलेंगे। मीटर लाइन के 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? मीटर लाइन, तो मीटर लाइन के 2 पथ, रेल पथ के 2 पटरियों के बीच में 1 मीटर, यहाँ देखेंगे 1 हो गया। इन दोनों पटरियों के बीच में कितना होता है? 1 किलोमीटर की दूरी। समझ ना, समझ गए होंगे इजी से। आंसर क्लियर है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने डिस्कस किया आपको, दोबारा मैं बता देता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन 2 स्थानों को जोड़ते हैं? तो क्या होता है? NH7 इसको बोलते हैं,
वाराणसी से कन्याकुमारी होती है, यह भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग। तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा इसमें से। तो क्वेश्चन 10 और 9 आपको समझ में। तो उम्मीद है ये वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि है ना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, आर्ट्स से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियो, सभी सब्जेक्ट के वीडियो चैप्टर वाइज आप तक पहले पहुंचे, है ना। तो एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत